नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा सभी परीक्षाओं में पूछे गए भाषा विज्ञान लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ताकि कम से कम समय में आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 में। दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। दोस्तों, भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण विकास क्रम की दृष्टि से इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। दूसरा आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। इसका काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, जो कि प्रश्न में दिया गया है। तो दोस्तों, दूसरा आपका है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पाली आती है, प्राकृत भाषा आती है और अपभ्रंश भाषाएं आती है। और तीसरा आपका है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं हिंदी भाषा, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी इत्यादि भाषाएं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? दोस्तों, कह रहा है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्लिष्ट वियोगात्मक है। हिंदी आकृति की दृष्टि से श्लिष्ट श्लिष्ट वियोगात्मक प्रकार की भाषा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आपका है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों, हिंदी भाषा आप लोग जानते हैं कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाली भाषा, जो कि हिंदी के अतिरिक्त देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल, मध्य प्रदेश में। दोस्तों, पहला विश्व हिंदू सम्मेलन 1975 में नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। जबकि इस समय वर्तमान में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी देश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
14 सितंबर को हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो दोस्तों कह रहा है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानक हिंदी का आधार क्या है? तो दोस्तों मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारत में आर्य भाषा का आरंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई। इसीलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो दोस्तों कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्रविड़ भाषा परिवार से। नेक्स्ट है, लिपि की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भाषा को लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई है? तो दोस्तों मानक देवनागरी वर्णमाला वर्ष 1966 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है कि मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित की गई? तो 1966 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट आपका है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों हिंदी वर्तनी का मानकीकरण वर्ष 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कुल संख्या ऑप्शन नंबर डी सही है, 22 भाषा सही है। हिंदी की आदि जननी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो संस्कृत भाषा है। यहाँ पर है 10वां विश्व हिंदू सम्मेलन 2015 ईस्वी को कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। और इस समय वर्तमान में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी देश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान कौन नहीं है? दोस्तों मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान में कौन नहीं है? तो बोली है, भाषा है, मानक भाषा है, लेकिन सहजता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों अब हम लेखक और रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो दोस्तों मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी और द्विवेदी युग के जनक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यहाँ पर है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो वह द्विवेदी युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह को। अर्थात इन लेखकों में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार किन भाषाओं में दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं से संबंधित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो दोस्तों आधे अधूरे उपन्यास के लेखक आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो दोस्तों आधे अधूरे यह नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे कौन सी विधा है? तो यह नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फ्रेंड्स हमारा यह प्रयास आपके लिए अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। करते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत छायावादी रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अर्थात हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आपका है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो वह अवधी भाषा में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो दोस्तों कह रहा है कि बिहारी है, सूरदास है, कबीरदास है, तुलसीदास। तो इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो बिहारी बिहारी रीतिकालीन कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और कह रहा है कि किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? तो यह रेखा चित्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आपका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनुदित है? अर्थात बंगला भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या सुंदर।
कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनुदित है? तो वह है विद्या सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी या महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदर दास को। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो वह सुंदर दास को दिए थे। नेक्स्ट है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो दोस्तों जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक भट्ट केदार हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परसाई को। दोस्तों ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार अर्थात लेखककार या रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना आतुकांत शैली में लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है। करा कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना आतुकांत शैली में लिखी गई है? तो वह है प्रेम पथिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन कौन सी है पहले यह जान लेते हैं। तो जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यशोधरा भी है, साकेत भी है, लेकिन नील देवी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। अर्थात पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको इसका मिलान करना है। करा है कि निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही है। अर्थात पगडंडियों का जमाना किसकी रचना है? तो दोस्तों यह होगा कुबेर नाथ राय का। ऑप्शन नंबर डी सही है। रसात्मक बोध के विविध रूप किसकी रचना है? तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। उसके बाद है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो यह किसकी रचना है? गुलाब राय की रचना है। उसके बाद विवाह योग, यह किसकी रचना है? तो दोस्तों विवाह योग गुलाब राय की रचना है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? तो दोस्तों छायावाद को प्रतिबिंबवाद रामविलास शर्मा ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से लिखी गई है? तो दोस्तों यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्म सर्ग से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलोचना के क्षेत्र में। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है? तो वह आलोचना के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही है।
निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? तो वह नजफ अली की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? तो वह नजफ अली की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। तो दोस्तों इसका आप सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वामी रामानंद करा कि हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत है, तो वह स्वामी रामानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है? तो दोस्तों पद्मावत की भाषा अवधी भाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है और इसकी भाषा अवधी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है? तो दोस्तों कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। इस पंक्ति किस लेखक की है, अर्थात यह पंक्ति किस लेखक की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी इंसा अल्लाह खां की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवनी है? अर्थात यह जो रचनाएं दी गई हैं तो इनमें कह रहा है कि कौन जीवनी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है। नेक्स्ट आपका है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो दोस्तों रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली के द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो दोस्तों ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट है, गोदान के रचयिता कौन है? तो दोस्तों गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो दोस्तों जूही की कली किसकी रचना है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव स्वामिनी। यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। कायाकल्प, रंगभूमि और कर्मभूमि यह प्रेमचंद की रचना है, जबकि ध्रुव स्वामिनी प्रेमचंद की रचना नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास। अर्थात सूर सागर के रचयिता सूरदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। उसने कहा था इस कहानी के लेखक हैं? तो दोस्तों उसने कहा था इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। उर्वशी किसका काव्य है? तो दोस्तों उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है,
हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।